गाइस वेलकम टू सुपर 100 सीरीज, सुपर 100 क्वेश्चन सीरीज फॉर कॉस्टिंग सब्जेक्ट। इस सीरीज में हम कवर करने वाले कॉस्टिंग के टॉप 100 क्वेश्चंस। जो 100 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो सारे क्वेश्चंस हम इसी सीरीज में कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 विच इज योर इंट्रोडक्शन चैप्टर, जिसके काफी थ्योरी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, से योर एंड चैप्टर्स। हम सारे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको प्रॉपरली वो कंसेप्ट समझने में हेल्प कर देंगे, जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने आपको ये नोट्स में ये तक लिख के दिया कि क्वेश्चन पहले कौन कौन से एग्जाम में आए हुए हैं, फॉर योर रेफरेंस। ये जो सीरीज है ये आपको काफी हेल्पफुल हो गया है। चैटर स्टडीज एकेडमी यूट्यूब चैनल पे हर सब्जेक्ट की ये सीरीज आपको मिल रही है। रेगुलरली हम रात को 9 बजे लाइव आ रहे हैं एंड आप ये सीरीज का पूरा बेनिफिट उठा सकते हो। एज आपकी एग्जाम क्लोज है, आई नो आपकी प्रिपरेशन हो गई होगी, बट आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट देने के लिए हम ला रहे हैं सुपर 100 सीरीज। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट डीप डाइविंग इनटू द क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 1 एक थ्योरी क्वेश्चन बेस्ड चैप्टर है। इसके काफी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, सो इसके क्वेश्चन हम एक एक करके देखते हैं एंड पूरे क्वेश्चन को एब्जॉर्ब करना। ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बोल रहा हूँ आप जस्ट सुन रहे हो। हर एक चीज जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ही आप एब्जॉर्ब करोगे, यहाँ पे आप सीख लोगे, यहाँ पे आप समझ लोगे। ये क्वेश्चन आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एंड लेट्स गो इट। ये ना आईसीआई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन का डिफरेंस। एंड बच्चों को ये बहुत एंड तक समझता ही नहीं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो हम बहुत ही इजी वे से ये डिफरेंस समझेंगे। जस्ट एक एग्जांपल है, सपोज अगर आपके फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे जाना है। आपके ये 4 फ्रेंड्स हैं जिसके साथ आपको ट्रिप पे जाना है। ट्रिप पे जाने के लिए आपने ना सबने मिलकर एक बजट बनाया कि यार हमारा ना टोटल ट्रिप का कॉस्ट 5000 पर हेड होना चाहिए। देन आप पूरे एफर्ट्स ले रहे हो कि वो खर्चा 5000 ही रहे, यहां उससे कम रहे। ये आपने मैक्स लिमिट सोच ली कि 5000 का खर्चा होगा, पर आप ट्राई करो कि 5000 रहे या उससे कम रहे। ये जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं कॉस्ट को कंट्रोल करना। एज द नेम सजेस्ट, जो कॉस्ट हमने सोची है वो कॉस्ट को कंट्रोल करना इज योर कॉस्ट कंट्रोल पार्ट। अब जो सेकंड पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं, व्हाट इज कॉस्ट रिडक्शन। आप ट्रिप पे गए, आपने सोचा मेरा 5000 का खर्चा होना चाहिए, बट अब जब नेक्स्ट टाइम ट्रिप पे जा रहे हो, ये क्या था, ये अभी आपका पास ट्रिप का खर्चा प्लस अभी तक के एक्सपीरियंस से आपने खर्चा बना। बट आप सोच रहे हो अब जो नेक्स्ट ट्रिप पे, ये ट्रिप खत्म होने के बाद अब जो नेक्स्ट ट्रिप पे जाओगे, आप सोचोगे यार ये ट्रिप में हमारा खर्चा वाले 4800 का ही हुआ, पर ना हम इससे भी कम कर सकते थे। हमने इस बार क्या किया, हम सब ट्रेन से चले गए। अगर हम सब बस से गए होते तो मेरा एक्सपीरियंस खराब नहीं होता, उल्टा मेरे को उतना ही मजा आता, बट मेरे जो 4800 रुपए लग गए उसके जगह मुझे इसका कॉस्ट आता मात्र 2800 रुपए। तो आपने एक न्यू मेथड आइडेंटिफाई की कि ये मेथड अगर मैं इंप्लीमेंट कर देता पहले ही तो मेरा खर्चा रिड्यूस हो जाता। तो ये जो कॉस्ट रिडक्शन की टेक्निक है, ये जो जहां पे आप खर्चा कम करने के लिए टेक्निक्स नहीं ढूंढ रहे हो, जहां पे आप फ्यूचर में खर्चा कम करने का सोच रहे हो, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। बहुत ही सिंपल डिफरेंस है। पास्ट में से प्रेजेंट तक का एक्सपीरियंस लेके मैंने एक प्लान बनाया, वो बजट के अंदर मुझे खर्चा करना है, इज योर कॉस्ट कंट्रोल। फ्यूचर में मैं न्यू टेक्निक्स लगाऊंगा बट उससे मेरी क्वालिटी खराब नहीं होने दूंगा, इज योर कॉस्ट रिडक्शन। फटाक से एक बार हम पढ़ भी लेते हैं। कॉस्ट कंट्रोल एम्स टू मेंटेन द कॉस्ट इन अकॉर्डिंग विद एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स। मैंने एक स्टैंडर्ड बना कि मेरे को इतना ही खर्चा करना है, उस स्टैंडर्ड के अंदर मैं खर्चा कर रहा हूं, दैट इज योर कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट रिडक्शन इज कंसर्न विद रिड्यूसिंग कॉस्ट, इट चैलेंजेस ऑल द स्टैंडर्ड्स। जो भी स्टैंडर्ड्स अभी तक थे, अभी तक हम हर ट्रिप पे ट्रेन से गए थे, बट मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बार हम बस से जाएंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा चैलेंज है, जो फाइंडिंग ऑफ न्यू वे है, इसको अपन बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन। एंड ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, वेरी क्लियर। कॉस्ट कंट्रोल सीक टू अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस। मैंने ट्रेन की टिकट बुक कर दी है, मैंने होटल्स बुक कर दिए, अभी ये जो कंडीशन है इसमें मैं कहां खर्चा कम कर सकता हूं। मे बी मैं कुछ एक बड़ी होटल में, मतलब वहां पे खाने से अच्छा मैं कैसे मंगा लूं, या जो भी टाइम पे छोटे माइन्यूट चेंजेस होते हैं, या फिर वही जो प्रोसेस है उसको एफिशिएंट बना के आप जो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो पास्ट या प्रेजेंट के, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट कंट्रोल। एंड ये सेम चीज जब अपन रिडक्शंस में जाते हैं, वहां पे जो आपकी कंडीशंस होती है वो कंडीशन से चेंज होती है, वो चेंज ऑफ कंडीशंस के वजह से आपका कॉस्ट कम होता है। यहां पे पास्ट और प्रेजेंट का होता है, यहां पे प्रेजेंट और फ्यूचर का होता है। वेरी क्लियर। कॉस्ट कंट्रोल इज प्रिवेंटिव एंड दिस इज करेक्टिव। प्रिवेंटिव यानी अब मैंने कर दिया है कांड, अब मैंने कर दी है ट्रेन की टिकट बुक, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये जो मेरी कंडीशन है, ये मैं जो भी करूंगा प्रिवेंट ही करूंगा। यार मेरा अभी तक का ज्यादा खर्चा हो गया, अब मैं क्या करूं। बट जब मैं करेक्टिव साइड पे जाता हूं, नेक्स्ट टाइम मेरा खर्चा बचाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो तब मैं करेक्टिव चीज करता हूं जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट रिडक्शन।
cost control ends, target are achieved, cost reductions have no visible end. कॉस्ट कंट्रोल, जैसे मेरी ट्रिप खत्म मेरा कॉस्ट कंट्रोल खत्म, जैसे मेरी ट्रिप खत्म मेरा कॉस्ट कंट्रोल खत्म. बट कॉस्ट रिडक्शन तो भाई लाइफ में बहुत ट्रिप जानी है, जिंदगी में इतना घूमना है, इतना घूमना है, हर सिटी, हर स्टेट, हर कंट्री घूमनी है. तो उन सब में ही आपका कॉस्ट रिडक्शन आपको हमेशा कंटिन्यूसली करना होगा. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉस्ट कंट्रोल, एक अगर कोई मेरी प्रोसेस चल रही है तो वो एक मैंने क्लाइंट को सर्व करना है, वो क्लाइंट को सर्व करने के लिए जितनी मैं कॉस्ट बचा पाऊँ, जो मेरे ऑलरेडी सेट स्टैंडर्ड है, उसको मैं बोलूंगा कॉस्ट कंट्रोल. अगर मेरे को अगले क्लाइंट के लिए कुछ बेटर मेथड्स लगी जो मैंने ये प्रोजेक्ट से सीखा और अगले क्लाइंट को डिलीवर किया, तो वो होता है कॉस्ट रिडक्शन. आई होप आपका ये पॉइंट बहुत क्लियर होगा. काफी स्टूडेंट्स को ये पॉइंट नहीं समझता है, बहुत ईजी और बेसिक पॉइंट है. चलो 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 अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. हर लेक्चर में हम थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करने वाले हैं, और प्लीज मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, बेल आइकन प्रेस करो, बिकॉज हम जो कंटेंट आपके लिए ला रहे हो बहुत ही वैल्यूएबल है. ये नोट्स बनाने में, क्वेश्चंस फाइंड आउट करने में, वी टेक नाइट्स, वी टेक ऑल द पॉसिबल एफर्ट्स. एक एक एग्जाम के हम क्वेश्चन गो थ्रू करते हैं, पूरा प्रॉपर एनालाइज करके आपके सामने ये सीरीज और ये क्वेश्चंस लाते हैं, तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है. एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. पहले ना अकाउंट्स नाम का एक ही सब्जेक्ट था. पहले मतलब मैं बहुत हिस्ट्री में जा रहा हूँ, बहुत बहुत बहुत. जब अकाउंट्स पैदा हुआ था ना, तब एक ही सब्जेक्ट था. फिर ना उसके बहुत सारे डोमेन सेग्रीगेट किए. कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इवन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हमने सारे डोमेन सेपरेट किए. तो ये तो डोमेन्स में क्या डिफरेंस है, दैट वी हैव टू लुक इनटू. कॉस्ट अकाउंटिंग ओनली क्वांटिटी पे ट्रस्ट करता है कि इतना खर्चा हुआ, इतने का खर्चा हुआ, ये चीज पे इतना खर्चा हुआ. जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो वो क्वालिटी एस्पेक्ट भी देखता है, इतना खर्चा हुआ बट इस पे हुआ और ये क्वालिटी के गुड पे हुआ. तो यहां पे आप दोनों भी चीजें हमेशा मेंशन करके रखोगे. ऑब्जेक्टिव क्या है? इट रिकॉर्ड्स द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सर्विस. यहां पे आपके सिर्फ जो खर्चे हैं वो प्रोडक्ट बनाने के और सर्विस देने के खर्चे जुड़ते हैं. यहां पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो मैनेजमेंट को देने के लिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में सारी चीजें लुक आफ्टर करोगे, जितनी इन्फॉर्मेशन आप मैनेजमेंट को दोगे फॉर फर्दर कोऑर्डिनेशन. फटाफट से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. क्वांटिटेटिव किस में? क्वांटिटेटिव कॉस्ट में. मैनेजमेंट में क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. कॉस्ट अकाउंटिंग में हम सिर्फ खर्चे देखते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में खर्चे तो देखते हैं, साथ ही साथ वो मैनेजमेंट को भी सुनाते हैं फॉर अदर डिसीजंस एंड अदर कोऑर्डिनेशंस. एरिया, इट डील्स विद कॉस्ट असर्टनमेंट. इससे आप कॉस्ट निकाल रहे हो. इट हैज अ वाइडर स्कोप. मैनेजमेंट अकाउंट का बहुत वाइडर स्कोप होता है, इसमें सब आ जाता है. योर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, योर बजट, योर टैक्स प्लानिंग, एवरीथिंग विच यू डू फॉर एवरीथिंग, जो भी पैसों से रिलेटेड है, जो भी मनी से रिलेटेड, वो सारी चीजें A to Z सारी चीजें आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट बनती है. वापस रिपीट, कॉस्ट अकाउंटिंग में सिर्फ अपन कॉस्ट को असेसमेंट करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सब, जितना भी जहां जहां पैसा लग रहा है मैनेजमेंट को सब बताओ, तभी मैनेजमेंट प्लान कर पाएगा. यहां पे सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, यहां पे इवन क्वालिटेटिव डेटा भी देखना है. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्वांटिटी, क्वालिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही बाद में जो टुकड़े हुए थे उसमें से एक है कॉस्ट अकाउंटिंग, बट अभी हम इसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं. रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा, पास्ट एंड प्रेजेंट, एंड इट लाइक जो भी कॉस्ट है वो पास्ट और प्रेजेंट के बेसिस पे होता है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमेशा फ्यूचर फोकस्ड होती है, बिकॉज हमको फ्यूचर के प्रोजेक्शंस पे ध्यान देना है. डेवलपमेंट, यहाँ पे जस्ट अ सेकंड, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. Its development is related to industrial revolution. Its development is according to need of modern business world. जब हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फेज में थे, जब हमको सिर्फ इंडस्ट्रीज को प्रॉफिटेबल बनाना था, तब हमारे सिर्फ खर्चा 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 मैनेज था. तब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा मैं कितना पोल्यूशन एमिट कर रहा हूँ, तब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा कि मैं कितने लोगों को क्या क्या दिन में 24 घंटा काम करा रहा हूँ, मैं लेबर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ, तब मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा था. तब मेरे को सिर्फ फर्क पड़ रहा था कि मैं खर्चा कैसे कम करूँ मैं. बट अभी मॉडर्न जनरेशन है यार, there are many more ethical things which are required in the business, and वो सारा ethical चीज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है. आई होप आपको समझा होगा. इसमें ECG लॉज, एनवायरमेंट लॉज एंड सारी चीजें कवर होती है. इट फॉलोज सर्टन प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर्स फॉर रिडक्शन कॉस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स. यहाँ पे सारे प्रिंसिपल, जो भी प्रिंसिपल डिफाइंड होते हैं कॉस्टिंग में पढ़ने वाले हो, पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट में हमने यही प्रिंसिपल्स पढ़े, इसके अकॉर्डिंग वो कैलकुलेशंस होती हैं. इट डज नॉट फॉलो एनी स्पेसिफिक रूल्स. मैनेजमेंट अकाउंटिंग रूल्स कैसे करेगी यार फॉलो? सिंपल सा लॉजिक है. मैनेजमेंट को रूल्स से मतलब नहीं भाई, मैनेजमेंट को परफॉर्मेंस से मतलब है. जहां जहां परफॉर्मेंस मिल रही है वहां इसके भी कुछ रूल्स है. ऑब्वियसली हमको सारे चीजों के रूल्स तो पढ़ने हैं कुछ डोमेन्स के, बट यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है. आई कैन थिंक आउट ऑफ द बॉक्स. आई होप ये डिफरेंस भी बहुत ही अच्छे से समझ गया होगा. चलो हम बिना टाइम वेस्ट के, ये क्वेश्चन भी जनरली आपको थ्योरी क्वेश्चन में पाया जाता है, ऐसा सिमिलर टाइप का क्वेश्चन.
कि कॉस्ट यूनिट क्या है इंडस्ट्रीज की, मतलब इस ट्रांसपोर्टेशन में और इन सब में यूनिट्स कौन से होंगे। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसेंजर पर किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद कितने पैसेंजर पे उसकी कॉस्ट है। पावर के लिए जल्दी है किलोवाट पर आवर। इसमें ना इनमें आपके मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं, बट ये जो आंसर्स है ना ये बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड आंसर्स है। अब मैं ट्रांसपोर्ट में पैसेंजर किलोमीटर की जगह पैसेंजर मीटर क्यों नहीं ले सकता? भाई बहुत लंबे लंबे रोड्स होते हैं यार, मैं मीटर कैसे लूंगा? तो आपको एक जो ऐसा आंसर देना है जो थोड़ा तो भी प्रैक्टिकल हो। ट्रांसपोर्ट पैसेंजर किलोमीटर्स, पावर किलोवाट पर आवर, होटल रूम्स, होटल में क्या होता है रूम्स, हॉस्पिटल में पेशेंट पर डे, स्टील में टन, कोल माइनिंग में टन। मेरी लास्ट क्लास में एक बच्चा बहुत बहुत क्रेजी मेरे को पूछा, सर ये हम टन और टन में क्या डिफरेंस और हमको डिवाइड क्यों कर रहे हैं? मेरे से लेजिट ये क्वेश्चन पूछा गया एंड आई वाज लाइक भाई जस्ट टू अवॉइड कंफ्यूजन, ये जो टन है और ये टन है, ये जो टन की डिफरेंस स्पेलिंग है, डिवाइड नहीं है और है, जस्ट टू मेक द थिंग्स क्लियर फॉर यू। प्रोफेशनल सर्विसेज जनरली चार्जेबल पर आवर होता है और पर कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है, पर जॉब भी हो सकता है। मैं जो आपको प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूं ये पर कॉन्ट्रैक्ट है, पूरे कॉस्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट, पूरे कॉस्टिंग पढ़ाने का कॉन्ट्रैक्ट मैं आपसे लेता हूं, उसके अगर मैं आपसे फीस लेता हूं उसको मैं बोलूंगा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। बट अगर यही प्रोफेशनल सर्विस में किसी होम ट्यूटर जो देता है हर आर का मैं इतना लूंगा, ये जो होम ट्यूटर एक सर्विस लेता है वो आरली बेस्ड लेता है। तो प्रोफेशनल सर्विस कैन बी डिफाइंड विद दिस, गैस का क्यूबिक फीट, हर क्यूबिक फीट पे कितना गैस आता है। इंजीनियरिंग का अगेन कॉन्ट्रैक्ट जॉब और इवन दिस कैन बी ऑन आरली बेसिस। ऑयल का बैरल, टर्न, लीटर, नाउअडेज केजीज एज वेल, बट ठीक है उस पर नहीं जाता है, ऐसे गिवन आंसर्स है। अगेन सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फिजिकल मेजरमेंट्स निकालने हैं। ऑटोमोबाइल नंबर ऑफ सूट, गैस का क्यूबिक फीट, ब्रिक वर्क्स कितने ब्रिक्स, जनरली ना ब्रिक वर्क्स में 1000 ब्रिक्स एक बेसिक यूनिट मानी जाती है। इतने 1000 ब्रिक, 10,000 ब्रिक्स, 15,000 ब्रिक्स ऐसा। पावर किलोवाट पर आवर अभी अपन ने देखा, स्टील का भी अपन ऊपर ही देखा, रोड का भी पैसेंजर पर किलोमीटर और टन पर किलोमीटर, केमिकल्स का लीटर, टन, किलो, ऑयल का बैरल, टन, सीमेंट का टन। दिस इज वेरी इजी, मतलब ये क्वेश्चन जनरली आता है तो इट्स लाइक इट्स अ फ्री 5 मार्कर, इसका आपको फ्री 5 मार्क्स मिलते हैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग? ये क्वेश्चन ना भाई ये जब जब पेपर में क्वेश्चन आया इसके आंसर्स पढ़ के मैं हंसा हूं, कुछ भी आंसर्स लिखे जा रहे हैं। तो इसके ना एक बहुत ही क्रिस्प और क्रिस्टल क्लियर आंसर लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो हम अच्छे से पढ़ लेंगे अभी। कॉस्ट असेसमेंट करना है, कॉस्ट कितना है मेरा, ये बिजनेस का खर्चा कितना है, ये क्यों करना है? बिकॉज जब तक मैं कॉस्ट नहीं समझूंगा, मेरे बिजनेस का खर्चा कितना है ये नहीं समझूंगा, तब तक मैं प्रॉफिट नहीं समझ पाऊंगा। तो मेरे को प्रॉफिट मतलब तब तक मैं सेलिंग प्राइस नहीं निकाल पाऊंगा। मैं अगर मेरे को यही नहीं पता मैंने ये माउस कितने का बनाया है, अगर मेरे को यही नहीं पता कि मैंने माउस कितने का बनाया है, तो उस केस में हाँ जस्ट अ सेकेंड गाइस, आई थिंक सम टेक एरर, आई थिंक अब बरोबर है, आवाज आ रही होगी। अगर मैंने कोई यही नहीं पता कि मैंने माउस कितने का बनाया है, तो मैं कितने का बेचूं ये मुझे समझ में नहीं आएगा। तो मुझे कॉस्ट डिटरमाइनिंग सेलिंग प्राइस, कॉस्ट इतना लगा तो अब मैं सेलिंग प्राइस निकाल पाऊंगा। इतने का भाई मेरे को 25% मार्जिन चाहिए, मैंने 100 का बनाया, मुझे कॉस्ट पे 25% चाहिए, मैं 125 का बेचूंगा। सिंपल लॉजिक से मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाता है। कॉस्ट कंट्रोल और रिडक्शन, अभी पूरी महाभारत हुई है। कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए दोनों के लिए मुझे कॉस्ट तो पता चाहिए, तो वो भी निकालने में हेल्प करती है। असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ एवरी एक्टिविटी, जब तक मैं कॉस्ट नहीं निकालूंगा, सेलिंग प्राइस नहीं निकालूंगा, मैं प्रॉफिट कैसे निकालूंगा। मैनेजरियल डिसीजंस, मैनेजमेंट जो डिसीजन लेती है काफी डिसीजन कॉस्ट के बेस पे रहती है। भाई ये प्रोसेस का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, ये सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज्यादा कॉस्ट लेता है, रिप्लेस करो। कुणाल सर कॉस्टिंग से आपसे बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, बहुत ज्यादा। कुणाल सर से कॉस्टिंग मत पढ़ना, इतनी ज्यादा फीस नहीं देते हैं। जस्ट किडिंग, वी आर अवेलेबल एट वेरी अफोर्डेबल और आई वुड से करेक्ट प्राइसिंग। अब मार्केट में और किसी के भी प्राइस से कवर कर सकते हो, हम करेक्ट प्राइसिंग पे प्लेस्ड है, एंड जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी सर्विस, दैट आई एश्योर यू। चलो प्रमोशन नहीं करते हैं सर बहुत प्रमोशन कर लिया, फट से रिवाइज करो, फट से। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग के? कॉस्ट ढूंढना, कॉस्ट ढूंढ के सेलिंग प्राइस निकालना, उनका डिफरेंस प्रॉफिट। कॉस्ट ढूंढना, सेलिंग प्राइस निकालना, उनका डिफरेंस प्रॉफिट। तो आपके ये 3 पॉइंट्स यहां पे कवर हो जाता है। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल, ये किसको देना है? मैनेजमेंट। कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट कंट्रोल किसको देना है? मैनेजमेंट। कॉस्ट निकाला, सेलिंग प्राइस निकाला, प्रॉफिट निकाला, उससे मैंने कॉस्ट रिडक्ट किया, कॉस्ट कंट्रोल किया, ये मैंने दिया मैनेजमेंट को। लो आपके सारे पॉइंट्स लर्न हो गए। ऐसे सीक्वेंस एक फ्रेम में आप सारे पॉइंट्स लर्न कर सकते हो। वैसे लर्न करने की चीज नहीं है, बट या
just for reference purpose. Why are cost and management information required by the staff at operation level? हर ऑपरेशन पे आपको ये क्यों रिक्वायर्ड है? एक समझो बात, बिजनेस में ना 10 ऑपरेशंस होते हैं. चैनल सर्विस एकेडमी में 10 चीजें चलती रहती है. भाई नोट्स प्रिंट हुए क्या, भाई लेक्चर टाइम पे क्या क्या, यूट्यूब पे लेक्चर जाना है, ऐप पे जाना है, ऐप पे ग्लिचेस है, स्टूडेंट कॉल करके भाई लेक्चर नहीं मिल रहा है. ये सारे जितने भी ऑप्शन है, कस्टमर फीडबैक्स कलेक्ट करना, कस्टमर रिजोल्यूशन एक सेंटर है, फैकल्टी को कम्युनिकेट करना एक सेंटर है. इसके अलावा जितने सारे ऑपरेशंस होते हैं और ऑपरेशंस का एक डिपार्टमेंट होता है. तो हर जितने भी ऑपरेशन है उन सबकी कॉस्ट पता लगाना बहुत जरूरी है. कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कस्टमर सर्विस पे बहुत ज्यादा एक्सपेंस कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फैकल्टीज को बहुत ज्यादा ओवरपे कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वेबसाइट पे बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं. हर प्रोसेस और हर ऑपरेशन की कॉस्ट पता होना स्टाफ को भी बहुत जरूरी है. ऑब्जेक्टिव्स पता, ये ऑब्जेक्टिव में इतना, भाई ये ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपने 20%, भाई ये जो आपको पीछे बैकग्राउंड दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर लोगो दिख रहा है, ये लोगो डिजाइनिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपना 60% ऑफ द बिजनेस रेवेन्यू लोगो डिजाइनिंग पे लगाऊं. इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है वो लोगो डिजाइनिंग. हर एक को अपनी इंपॉर्टेंस पता होना एंड ऑब्जेक्टिव्स पता होना एंड उसके हिसाब से कितना कॉस्ट लगना चाहिए पता होना. वॉल्यूम एंड प्रोसेसेस, सर्विस के हर वॉल्यूम, कितनी बुक्स प्रिंट करनी है पता होना. परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, मैंने बुक्स डिपार्टमेंट को बोला कि 200 रुपए नहीं लगने चाहिए, 180 रुपीज लगने चाहिए बुक प्रिंट होने के. जैसे एग्जांपल है तो 180 रुपीज लगने चाहिए. उसको पता है कि उसको क्या करना है, उसको मैंने डिटरमाइन करके दिया कि उसको क्या करना है, तो वो निकाल लेगा. टू नो डिविजनल एंड प्रॉफिटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, कस्टमर सर्विस. भाई मैं तुमको इतना पे कर रहा हूं फिर भी स्टूडेंट्स कंप्लेन क्यों कर रहे हैं? हर एक की कॉस्ट जब तक मैं नहीं निकालूंगा, उनका मैं उससे रिलेटेड प्रॉफिट नहीं निकालूंगा, तब तक वो उसकी इंपॉर्टेंस में समझ नहीं पाऊंगा. आई होप ये वाले पॉइंट्स आपके लिए क्लियर है. दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड इन पास एग्जाम क्वेश्चन. एंड जब ये क्वेश्चन आया था ना, स्टूडेंट्स काफी घबरा गए थे. आई डोंट नो व्हाई. सेज द मेथड ऑफ कॉस्टिंग दैट वुड बी सूटेबल. ये ना जनरली हम पूरा कॉस्टिंग पढ़ने के बाद एंड में करते हैं, बट आई अज्यूम कि जो कि एग्जाम आपकी क्लोज है, आपने कॉस्टिंग पढ़ लिया होगा. नहीं सर, अभी तक हमने पूरा कॉस्टिंग कहाँ पढ़ा है. भाई मैं अज्यूम कर रहा हूँ, मुझे अज्यूम करने दो, मुझे अज्यूम करने दो. ठीक है सर, आप कर लो अज्यूम. तो ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइन होना इज अ प्रोसेस, तो उसको प्रोसेस कॉस्टिंग लगेगी. इंटीरियर डेकोरेशन ना एक जॉब है. मेरे को ये घर का ही रूम का इंटीरियर कराना है, तो ये इंटीरियर कराने के लिए मुझे कितना खर्चा बैठेगा, वो एक जॉब का पार्ट है, तो जॉब कॉस्टिंग. एयरलाइन कंपनी इज अ सर्विस कंपनी. भाई बोल के थक गए. सर्विस कॉस्टिंग और ऑपरेशनल कॉस्टिंग. एडवर्टाइज करना एक जॉब है, अगेन एक जॉब है एंड जॉब कॉस्टिंग. कार असेंबली करना, यहाँ पे ना मल्टीपल कॉस्टिंग आईसीआई का आंसर है, बट इसको आप यूनिट पे भी डाल सकते हो, यूनिट और बैच पे भी डाल सकते हो. अगेन सेइंग आईसीआई का आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया. नाउ इट्स अप टू यू. स्पेसिफाई द टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स अंडर द फॉलोइंग सिचुएशन. अगेन कौन से सेंटर्स, कौन सा बिजनेस का पार्ट ये खर्चों के लिए जिम्मेदार है, ये अपने को निकालना है. परचेस ऑफ बॉन्ड कौन परचेस करता है भाई, और रियल एस्टेट अपन इन्वेस्टमेंट के लिए परचेस करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट सेक्टर. टिकट काउंटर इन रेलवे स्टेशन, टिकट कौन खरीदेगा, टिकट हमेशा वही खरीदेगा जो रेवेन्यू का पार्ट है. टिकट बेचना इस रेवेन्यू का पार्ट. बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है तो रेवेन्यू या सेल्स. डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रांचेस, ये हमारा प्रॉफिट डिसेंट्रलाइज हो रहा है तो प्रॉफिट का पार्ट है. पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इन्वेस्टमेंट. सेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन रेवेन्यू और सेल्स सेक्टर. आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर. दिस इज वेरी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं. ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए चैप्टर नंबर 1 के, तो आपको एग्जाम में एटलीस्ट 5 मार्क के क्वेश्चन में से मिल जाते हैं, बिकॉज थ्योरी क्वेश्चन तो आते ही है भाई, एंड वो थ्योरी क्वेश्चन जनरली इनके अराउंड प्ले करते हैं. इतने क्वेश्चन आपने कर लिया ताकि मोर और लेस 5 मार्क एग्जाम में पक्के हैं. 100 में से 5 मार्क, 5% आपका. मैंने कितने मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है, कितने मिनट की क्लास हुई है, 20 मिनट्स ऑफ क्लास में मैंने आपके 5% मार्क्स कंप्लीट कर दिए. सर बट ना आगे बढ़ते हैं. सेकंड चैप्टर, सर बहुत हिम्मत है हम सेकंड के हम पूरा 20 चैप्टर आज कर लेंगे. सर तो 20 तो चैप्टर नहीं है, भावना में बह गया था. कुछ नहीं, आज हम ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करने वाले हैं, बस आज हम और 4 क्वेश्चंस, जी सिर्फ और 4 क्वेश्चंस करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे.
सर ये 4 क्वेश्चन भी अगले क्लास में, भाई बोलना भी मत, बोल भी मत देना, पूरे क्वेश्चन ये पीडीएफ में जितने यही क्लास में कवर करने हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, मोटिवेशन बना रखो गाइस। कुछ मंथ्स, लास्ट 2 मंथ आपको पढ़ना है, एंड इफ यू स्टडी फॉर दिस 2 मंथ्स आप सीए फाइनलिस्ट होंगे। जस्ट इमेजिन, आज के आपके 2 घंटे की एक्स्ट्रा एफर्ट्स, आज आप 2 घंटे नहीं सोंगे, आज आप 2 घंटे टीवी छोड़ के, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक छोड़ के क्लास देख लोगे, वो आज के 2 घंटे आपको सीए फाइनलिस्ट बनाएंगे 2 महीनों बाद। यही अपने माइंड में रख के आप ये लेक्चर्स को देखना। डिफरेंस बिटवीन बिन एंड स्टोर लेजर। जो बिन लेजर होता है ना, वो शॉपकीपर मेंटेन रखता है, शॉपकीपर के पास बिन रिकॉर्ड होता है। जो स्टोर लेजर है वो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास होता है। बिन लेजर दुकानदार, कॉस्ट अकाउंटिंग सेंटर के पास स्टोर लेजर। यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव डिटेल होती है, यहाँ पे क्वांटिटेटिव एंड वैल्यू होती है। बिन कार्ड में ये नहीं लिखा होता कि ये चीज कितने की थी। बिन कार्ड में से इतना होता है कि भाई तेरे पास 100 माल पड़ा है, 100 प्रोड्यूस पड़े हैं, 100 गुड्स पड़े हैं, वो 100 गुड्स कितने के हैं ये बिन कार्ड पे नहीं होता, ये स्टोर लेजर पे होता है। सर समझ गए ना? चिल्ला क्यों रहे भाई? चिल्ला नहीं रहा हूं मैं, सिर्फ जम से बोल रहा हूं जिससे तुमको याद हो जाए, है ना? हाँ ना? हाँ हाँ हाँ। एंट्रीज आर मेड व्हेन ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। वो आपने देखा नहीं क्या? ये बिन लेजर का मैं आपको एक बहुत ही क्रेजी एग्जांपल देता हूँ बिन लेजर का। इट इज जस्ट जो सुपरमार्केट्स में आप जाके स्कैन करते हो ना, टक टक टक, ये स्कैन हो गया, ये कट हो गया, ये स्कैन हो गया, ये काम, ये जितने भी आप स्कैनिंग वाला पार्ट करते हो, बेसिकली क्या कर रहे हो? बिन लेजर मेंटेन कर रहा है, बिन कार्ड मेंटेन कर रहा है। इट ऑलवेज से पोस्टेड आफ्टर द ट्रांजेक्शन। ये व्हेन यहाँ पे पहले हो जाता है, स्टोर लेजर में बाद में होगा। एवरी ट्रांजेक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड। यहाँ पे समराइज पोस्टिंग भी चलती है। बिन लेजर में एक एक जब भी जा रहा है, ये पेंसिल बिक गई, ये बिक गया, एक एक करके माइनस हो रहा है। स्टोर लेजर में एंड ऑफ द में बट इंटर डिपार्टमेंट बिन में नहीं आता है। बिन लेजर में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर का कोई वो ही नहीं है। बिन कार्ड में इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कोई भी आता नहीं है, बट स्टोर लेजर में हर एक इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर भी कैलकुलेट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ये क्वेश्चन पास्ट में आया हुआ है, एंड ये क्वेश्चन ना जनरली ऐसा होता है कि अपने माइंड से छूट जाता है। सर हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, सर मजा आ गया। ईओक्यू तो भाई कॉस्टिंग के बच्चे को पता नहीं भाई। ईओक्यू का नाम लिया, अलग लेवल का वो है। लेट्स स्टार्ट विथ अ फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ द डे। A limited produces X using raw material. To produce 1 unit of X, 2 kg of D is required. X का एक बनाने के लिए 2 D के लगते हैं. As per the sell forecast, it would be able to sell 20,000. Annual demand मिल गई. तो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल डी, अपने को ROQ दे दिया लेस देन द EOQ, मतलब EOQ से 200 कम है ROQ। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है सर, दे दिया। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे 20 kgs, मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। जो मिनिमम कंजम्पशन है वो 20 ज़्यादा है एवरेज कंजम्पशन से। मैक्सिमम कंजम्पशन 20 ज़्यादा है एवरेज कंजम्पशन से। ओपनिंग स्टॉक है 2000 का। टाइम 4 से 8 दिन अपने लीड टाइम है। मिनिमम मैक्सिमम एवरेज आ गया 6। परचेज प्राइस भी दे दिया, ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया है, ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दे दी है, आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी रेडी है, ठीक है। अपने को रीऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल सब निकालना है। आपको क्या क्या दिया है ना, हमेशा पहले अपने को क्वेश्चन में गिवन लिख लो। आपको एनुअल डिमांड दी है, उसकी 2 यूनिट्स यहाँ पे लगती है। रीऑर्डर क्वांटिटी दी है, रीऑर्डर क्वांटिटी 200 कम है EOQ से। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल फोरकास्ट कितना है, कितना प्रोडक्ट बिकने वाला है। मेरे हिसाब से 2000 यूनिट्स मेरे हिसाब से सेल होने वाले हैं। इसमें से फ्रेश यूनिट्स कितने बनने वाले, 1800। तो मेरे एनुअल न्यू कंजम्पशन कितना है, 1800। देन रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 18,200 इज, सॉरी मैंने ओपनिंग स्टॉक माइनस का 1800, तो 18,200 मेरे पास फ्रेश यूनिट्स लगेंगे। सॉरी मैं एक जीरो बोल गया, वापस आते हैं, कंफ्यूजन नहीं। 2000 यूनिट्स बनानी थी, 1800 यूनिट्स पड़ी थी, 18,200 और बनानी है। 18,200 बनाने के लिए इनको 2 यूनिट्स लग रहे हैं,
तो मेरे को और कितने एनुअल डिमांड आ गई, अब मेरी फाइनल एनुअल डिमांड आ गई। मेरी ऊपर एनुअल डिमांड प्रोडक्ट की दी थी, अब मेरी एनुअल डिमांड रॉ मटेरियल की आ गई। ईओक्यू अपन रॉ मटेरियल का निकालते तो आपकी एनुअल डिमांड आ गई। ओपनिंग स्टॉक दिया है, एनुअल डिमांड इतनी थी, उसमें से इतना मेरे पास ओपनिंग ही था। इस साल फ्रेश एनुअल डिमांड कितनी है जो आपकी फाइनल एनुअल डिमांड बनेगी, वो आ गई। सुनो मैंने क्या किया, भाई ये क्वेश्चन बहुत ही डेंजरस है, काफी लोगों के माइंड को हिला दिया था ये क्वेश्चन ने। टोटल न्यू प्रोडक्ट मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है उसकी टोटल डिमांड दी है, उसमें से उसका ओपनिंग दिया है, तो इतने और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने, इतने और फिनिश प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इतने रॉ मटेरियल चाहिए, इतने रॉ मटेरियल में से भी इतने ऑलरेडी है, तो अब न्यू रॉ मटेरियल इतने चाहिए, तो प्रोक्यूरमेंट इतना करना है, तो अपन जो ईओक्यू के कैलकुलेशन करते हो इतने पे करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब ईओक्यू के फॉर्मूले में अपन सिंपली 2 इंटू आपका एनुअल कंजम्पशन अपन ने निकाल लिया था, एनुअल कंजम्पशन पुट कर लिया, ठीक है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट अपन ने देख लिया था ऊपर गिवन है, डिवाइड बाय नाउ व्हाट इज द प्राइस पर यूनिट, क्वेश्चन में दिया होगा। परचेसिंग प्राइस इज 125, जितना मैं परचेसिंग प्राइस है उतना उसका जितना मैं होल्ड कर रहा हूं, मतलब जितने रुपए में इन्वेस्ट कर रहा हूं उतने ही रुपए के वो परसेंट मेरा इंटरेस्ट है, तो मेरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट वुड बी 125 इंटू 13.6, इसका हम जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1697 वुड बी द फाइनल आंसर। आपका ईओक्यू निकल गया। अब आपके आरओएल जो है रीऑर्डर लेवल का क्या है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है, एवरेज कंजम्पशन प्लस 20, एवरेज कितना है, मेरे को साल भर में 36,400 लगेंगे, 364 डेज के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूंगा। क्वेश्चन में दिया है कि 364 के हिसाब से आईसीआई कुछ भी कर सकता है, ऐसा ओके, आईसीआई कुछ भी कर सकता है। आप यहाँ पे 365 भी लोगे, 360 भी लोगे, तो भी आंसर्स आईसीआई को कंसिडर करने चाहिए। उसके बाद 8 रीऑर्डर लेवल में मैक्सिमम लीड टाइम कितना है, 8 दिन पर दिया हुआ था, अपने को 4 to 8 डेज लगते थे, इससे मैंने अपना निकाल लिया रीऑर्डर लेवल। अब मिनिमम कंजम्पशन, एवरेज कंजम्पशन इतना है, मैक्सिमम इतना आ गया, मिनिमम कंजम्पशन पर डे कितना होगा, एवरेज कंजम्पशन इज इक्वल टू मिनिमम कंजम्पशन टू मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइड बाय 2, मिनिमम कंजम्पशन 120 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ ये फॉर्मूले से हमने आपका मिनिमम कंजम्पशन निकाल लिया। आई होप आपको अभी तक के सारे पार्ट समझे। सबसे पहले ईओक्यू निकाला, फिर अपन रीऑर्डर लेवल निकाला, फिर हमने मिनिमम कंजम्पशन निकाला। मिनिमम कंजम्पशन आपको एवरेज कंजम्पशन दिया था, साथ आपको मैक्सिमम कंजम्पशन का फॉर्मूला पता है, एंड मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे के हिसाब से आपने उसका मिनिमम कंजम्पशन निकाल लिया फॉर्मूला पुट करके। आई होप यहाँ तक का पार्ट बहुत ही क्लियर है। नाउ जो रीऑर्डर क्वांटिटी है, रीऑर्डर क्वांटिटी इज रीऑर्डर क्वांटिटी आपको क्या बोला था, व्हाट इज रीऑर्डर क्वांटिटी, इट इज 200 लेस देन ईओक्यू। तो ईओक्यू मेरा कितना आया, ईओक्यू मेरा ऊपर ही आ गया था, तो ईओक्यू मेरा आ गया, तो मेरे को रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने के लिए ईओक्यू माइनस 200। क्वेश्चन में दी कंडीशन है, भाई क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट ना इतनी सारी चीजें दी, अब जब तक हम कीवन प्रॉपर्ली नहीं लिखेंगे ये क्वेश्चन समझता नहीं है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल, अब ये क्वेश्चन बहुत ईजी हो गया, मैक्सिमम का फॉर्मूला डाल दिया, सारे डिटेल्स पता है, पुट इन कर लिया। मिनिमम का फॉर्मूला डाल दिया, सारे डिटेल्स पुट कर लिया। इम्पैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी बाय नॉट ऑर्डरिंग ऑन ईओक्यू, आपने ईओक्यू से 200 कम ऑर्डर करते हो आप, तो यहाँ पे ईओक्यू में आपकी कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइक नीड टू बी सिमिलर, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, इट्स ओके। हर क्वेश्चन में इट्स नॉट ओके, बट अगर क्वेश्चन ही वैसा डेटा दे रहा है तो इट्स ओके। एंड यहाँ पे आपका डिफरेंस ज़्यादा आएगा, तो आपकी टोटल कॉस्ट में जो डिफर आ रहा है वो डिफरेंस आप बताओगे कि 280 रुपये का कॉस्ट मैं सेव कर रहा हूँ बाय नॉट ऑर्डरिंग ऑन ईओक्यू। I hope this point is very clear. ये क्वेश्चन में कोई डाउट होगा ना तो रीच आउट टू मी, बट अगेन मैं ना ट्राई करता हूँ एक बार ये क्वेश्चन आपको बहुत प्रॉपर्ली ब्रीफ कर दूँ।
गिवन दिया था, गिवन में क्या दिया था मेरे को, दिया था मतलब फिनिश गुड्स के यूनिट्स रिक्वायर्ड पर ईयर। उसमें ना फिनिश गुड ऑलरेडी जितना बना हुआ मैंने माइनस किया तो उनको निकला कि मेरे को इतने फिनिश गुड्स बनाने। अब इतने फिनिश गुड्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल कितने लगेंगे इंटू 2, मैंने वो करके रॉ मटेरियल निकाला। अब वो रॉ मटेरियल का भी कुछ यूनिट्स पड़ा था मेरे पास, तो उसको माइनस करके एक्चुअल मेरे को और रॉ मटेरियल कितने लगेंगे वो मैंने निकाल लिया। वो रॉ मटेरियल निकाला, उससे मैंने ईओक्यू निकाला। ईओक्यू के लिए हमेशा याद रखना, जब भी आप ईओक्यू कैलकुलेट कर रहे हो, कैरिंग कॉस्ट हैज टू बी द परसेंटेज ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जितना कैरी करने के लिए खर्चा लग रहा है उसका परसेंटेज। किसी भी चीज का परसेंटेज लेते हैं लोग, नहीं, यूनिट प्राइस ऑफ द कैरिंग कॉस्ट। सर अपना ईओक्यू निकल गया, ईओक्यू निकल गया ना, तो ईओक्यू में 200 माइनस करके मेरा आरओक्यू निकल गया। अब आरओक्यू निकल गया ना, तो अब इसके अलावा मेरे को और क्या क्या निकालना था सर? मेरे को ये लेवल्स निकालनी थी, रीऑर्डर क्वांटिटी निकल गया, मैक्सिमम। सर मैंने फॉर्मूलेज में उल्टा सब पुट कर लिया, डन। यही था आपका क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन में जो इतनी सारी चीजें दी है ना, ये क्वेश्चन हिला देता है। सर मजा आ गई, सर जेन्युइनली मजा आ गई, बट ना सर अब एक थोड़ा बेसिक क्वेश्चन करा दो, मेरा दिमाग घूम रहा है। ठीक है भाई, एक बेसिक क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन भी आपका MTB में आया हुआ है, May 18। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बट करने लायक है, कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हो सकता है। एनुअल डिमांड दी है, परचेज इज एक्सपेक्टेड, परचेज प्राइस दिया है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसिंग ऑन ऑर्डर, ये आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया है, एंड स्टोरेज इज 12 यूनिट, ये आपको कैरिंग कॉस्ट दिया है। कंप्यूट द ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी एंड टोटल रिलेवेंट कॉस्ट ऑफ द ऑर्डर क्वांटिटी। आपको ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी मतलब कितना ऑर्डर करना है, दी ऑर्डर, टोटल रिलेवेंट कॉस्ट फॉर ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितना खर्चा आ रहा है। सपोज दैट 135 इज एन एस्टिमेट टू बी इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग एन ऑर्डर इज इनकरेक्ट एंड शुड हैव बीन गिवन 80, all other estimates are correct, estimate distribution cost of accounting of this error। मतलब मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, सॉरी मेरी ऑर्डरिंग की कैरिंग, मेरी प्रोसेसिंग, मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी थी, बट मेरे को बाद में पता चला इतनी नहीं है, तो वो कैलकुलेशन करने से मेरा कितना नुकसान हो। भाई अपन कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना लेंगे, अपन पहले ईओक्यू, उसके मतलब ईओक्यू के साथ हम पूरी प्राइसिंग निकालेंगे, उस अकॉर्डिंग प्राइसिंग निकालेंगे, देन हम 80 करके प्राइसिंग निकाल देंगे, प्राइसिंग ही निकालनी है दोनों की, जितना नुकसान आया बाद में भरपाई कर देंगे। On the materials will be delivered immediately, ठीक है, लीड टाइम नहीं है। assume that the incremental cost of placing an order is 0 and placing an order of economic batch is correct। हाँ ठीक है, क्या बोला है? assume that commencement of the period that supplier offers 4000 यूनिट एट द प्राइस ऑफ 86, तो मटेरियल विल बी इमीजिएटली। मतलब अगर मैं 4000 मंगाऊँ इंस्टेड ऑफ ईओक्यू, तो मेरे को वो सस्ते में दे देगा, एंड 136 रुपीज़ में ही मेरा ऑर्डर प्लेस होगा। ठीक है, मेरे को क्या क्या दिया है पहले वो माइंड में क्लियर रखो। मेरे को ऑर्डरिंग कॉस्ट, मेरे को कैरिंग कॉस्ट, मेरे को बोला कि ऑर्डरिंग कॉस्ट ना गलत थी, तो एक उसका पहले एक नॉर्मल, फिर एक ऑर्डरिंग कॉस्ट गलत का, फिर एक नॉर्मल के साथ जो एक लास्ट कंसेप्ट ऐड हुआ अपना कि क्वांटिटी बढ़ा के, दो कंसेप्ट का मिक्स मैच है भाई, एक गलत वाला, एक अपना कंपैरिजन बिटवीन बल्क ऑर्डरिंग एंड वो वाला, बस और कुछ नहीं है। ईओक्यू तो बहुत इजीली निकल जाएगा, फॉर्मूला में जस्ट पुट करना है, मैं ये देखना भी जरूरी नहीं समझता। 300 यूनिट्स आपका ईओक्यू है। ऑर्डरिंग कॉस्ट वैसे कितनी रहती थी, वैसे आपने निकाल ली 300 के हिसाब से, आपका ये आ गया 135 रुपीज़ के हिसाब से, ये कैरिंग कॉस्ट आ गई, रिवाइज ईओक्यू। अब अगर देखो यहाँ पे ना सब लोग एक गलती करते हैं कि ये जो ईओक्यू निकला ना, यही ईओक्यू को 80 रुपए के हिसाब से कर देते हैं। भाई अगर मेरे को पहले पता होता कॉस्ट 80 है तो मेरा ईओक्यू ही अलग आता, तो उसके लिए आपको वो गलत प्राइसिंग के साथ भी ईओक्यू निकालना है। मतलब जो वैसे प्राइस होती थी 80 रुपए, उसके साथ भी आपको ईओक्यू वापस निकालना पड़ेगा। समझेगा क्यों? अगर मेरा ईओक्यू अगर मेरे को पहले ही पता होता मेरी कॉस्ट 135 ना होके 80 है, 80 थी ना भाई, वो पहले पता होता मेरी कॉस्ट 135 नहीं है 80 है, तो मैं ये ईओक्यू निकालता ही क्यों? तो मेरे को डिफरेंस, मेरे को लॉस निकालने के लिए एक्चुअल, मतलब मैं वैसे ईओक्यू कितना निकालता वो तो निकालना पड़ेगा ना। तो मैंने रिवाइज ईओक्यू निकाल दिया, वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। अब जो यहाँ पे डिफरेंस आया, यहाँ पे मेरे को टोटल लगे, यहाँ पे जो कॉस्ट का एरर है, मेरे को अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। ये ईओ के साथ मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट इतनी आ रही है, मेरी ओरिजिनल कॉस्ट इतनी आ रही है, तो इसका डिफरेंस इतना था। सर गलती के बाद खर्चा बचा कैसे? अरे मेरे भाई, कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत कम हो गई, इसलिए आपका खर्चा बच गया। बट अगर इससे भी बेटर यहाँ पे ना हम और एक कंपैरिजन ऐड कर सकते हैं। अगर मैंने पहले ही अमाउंट 80 के हिसाब से ली होती थी, बट ईओक्यू ये लिया होता था, वैसे करके आपको और एक्यूरेट मिलेगा। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप एक थर्ड केस यहाँ पे ये बना सकते थे कि
₹80 के हिसाब से आपने EOQ निकाला। अब वो EOQ आपने उस EOQ में 135 के हिसाब से वैल्यू इंपोर्टेंट की एंड फिर देखा कि मेरा डिफरेंस कितना आता था, या फिर उल्टा आपने यहाँ पे यही EOQ में वैल्यू 80 के हिसाब से पुट की एंड फिर निकाला। जाने दो, नहीं सर बहुत डीप हो गया। रेगुलर क्लासेस में ना इसके ऊपर हमने 1 घंटा डिस्कशन किया हुआ है, बट यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सिंपल रखते हैं। EOQ निकाला, रिवाइज EOQ निकाला, डिफरेंस निकाला, दोनों के प्राइसिंग का टोटल प्राइसिंग निकाला, डिफरेंस निकाल लिया। परफेक्ट सर। इन केस ऑफ डिस्काउंट इन परचेज प्राइस, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट शैल बी कंपेयर्ड। जो आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको बनाना है। ओरिजिनल ऑफर कितना है? ₹90 में, यहाँ पे 86 में। परचेस कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कैरिंग कॉस्ट आ गई, यहाँ पे आपकी परचेस कॉस्ट आ गई, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज निल, कैरिंग कॉस्ट बढ़ गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्यों नहीं लगेगा? आपको बार बार ऑर्डर ही नहीं करना, तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई निल, कैरिंग कॉस्ट आ गया, टोटल यहाँ पे ना आपका कॉस्ट ज़्यादा ही आ रहा है, तो स्पेशल ऑफर को अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। स्पेशल ऑफर में इसमें भाई मेरे को तो ऑफर दे रहा है बट मेरा ओवरऑल खर्चा उससे बढ़ रहा है ना, मेरे को कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा लग रही है ना, तो एक्सेप्ट नहीं करोगे। सर ये नील क्यों आया? सर नहीं समझा, ये नील क्यों आया? अरे मेरे भाई क्वेश्चन में लिख के दिया है भाई, उसमें कहाँ ध्यान है सर आपका? सर मिटाई दिया आपने, सॉरी। आई होप ये क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ना हो। सर मजा आ रहा है ना? कमेंट पे जरूर बताना आपको लेक्चर कितना डीप में। अभी तो आपने बहुत सारे न्यूमेरिकल चैप्टर्स जो बहुत बड़े लेंदी आपके चैप्टर्स, उसका एक क्वेश्चन जब हम यहाँ पे बैठ के सॉल्व करेंगे। अभी तो हम बहुत बेसिक्स पे, हमने थ्योरी देखा, हमने EOQ बेस्ड क्वेश्चन देखे, उसमें भी क्वेश्चन काफी डीप था। आई होप आपको समझाओ। सर समझ गया, एक बेसिक तो समझ गया। सर आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको छुट्टी दे दो जी, पक्का। एक लास्ट क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन के लिए पूरा एक्साइटमेंट बना के रखो, पूरे एनर्जी के साथ क्वेश्चन करें, कमेंट करते रहो कैसा लग रहा है लेक्चर, सर P लिमिटेड प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट P लिमिटेड ना P प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है सर। P लिमिटेड P बनाता है। एनुअल यूनिट रिक्वायर्ड है, एनुअल यूनिट इज 60,000, डन। रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग है ₹10 पर यूनिट, डन। प्लेसिंग एन ऑर्डर इज, ऑर्डरिंग कॉस्ट इज 800, कैरिंग कॉस्ट इज 15% ऑफ एवरेज। 15% ऑफ व्हाट? 15% ऑफ प्राइसिंग है इसकी 10, तो ये आपका आएगा 1.5 विच इज 10 का 15%, ठीक है। रीऑर्डर पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, इतने टाइम में आ जाएगा। सेफ्टी स्टॉक दिया हुआ है, ऑपरेट्स 300 दिन ही है, साल में 300 के 300 दिन कंपनी ऑपरेट करती है, ठीक है। EOQ निकालना है, रीऑर्डर लेवल मिनिमम, ठीक है। EOQ का तो बहुत सिंपल, यहाँ पे पूरा डेटा ही दिया है, तो आपने डेटा में पुट किया 2 इंटू एनुअल रिक्वायरमेंट इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट, ये सब हमने निकाल दिया था, तो ये आपका आ गया EOQ। रीऑर्डर लेवल में क्या? सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल इंटू रीऑर्डर पीरियड। सेफ्टी स्टॉक, अरे हाँ एक और चीज़, ये चैप्टर के आपको रिवीजन करनी है तो इसका रिविजनरी लेक्चर यूट्यूब पे हमने डाला हुआ है, बहुत ही क्विक वे में मटेरियल चैप्टर की आपकी रिवीजन हो जाएगी, बहुत ही क्विक में। प्लेलिस्ट में जाके आप रिवीजन प्लेलिस्ट में जाके कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट में मटेरियल चैप्टर की रिवीजन देखना, एक्सेलेंट रिवीजन। आई थिंक 30 मिनट्स की वो वीडियो, अगेन 30 मिनट्स की वीडियो में पूरा एक कंसेप्ट ये चैप्टर का कवर किया हुआ है। तो अगर आपको रिवीजन करनी है तो वो रिवीजन वीडियो प्लीज देख लेना, इट इज एक्सीलेंट, वन ऑफ द बेस्ट रिवीजन वीडियोस अवेलेबल ऑन यूट्यूब, एंड उसमें पूरा का पूरा कंसेप्ट का 30 मिनट्स में कवर होता है। सर ये क्वेश्चन पे आते हैं। सो रीऑर्डर लेवल का मेरे को फॉर्मूला मिल गया, ये फॉर्मूले में मैंने सर ऊपर वैल्यूज ही दिए, मैंने वैल्यूज पुट कर ली, आंसर मिल गया। अब वैल्यूज पुट करने वाला पार्ट मुझसे मत करो यार। मैक्सिमम का वही है, EOQ प्लस सेफ्टी इज मैक्सिमम, एवरेज स्टॉक लेवल मिनिमम प्लस 1/2 ROQ, और अपना जो इसको हम रैशनल फॉर्मूला बोलते हैं, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2। दोनों भी बेस से आंसर सेम आया, बट ये आंसर अलग भी आ सकता है। एंड आपका मिनिमम स्टॉक लेवल भी आ गया, एवरेज के बाद मिनिमम में भी आपका आंसर 600 आ गया, सेम आपने सिर्फ वैल्यूज पुट की है। तीन ही हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन किया, नहीं 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन। आई होप आपको काफी मजा आया होगा। आज के क्वेश्चन थोड़े बेसिक थे बट बहुत इंपॉर्टेंट थे। थ्योरी क्वेश्चन वेर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
तो आज के ये क्वेश्चन थे, इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं ये क्लास के एंड की तरफ। प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये मटेरियल चैप्टर की रिवीजन वीडियो देख के आना नेक्स्ट लेक्चर के पहले। नेक्स्ट लेक्चर में हम मटेरियल चैप्टर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाथ से लेके सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर से बढ़ेंगे। एंड सुपर 100 सीरीज के खत्म होते 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 आपका पूरा कॉस्टिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एंड आप एग्जाम में रॉक कर पाओगे। आज के इस क्लास में हमने लगभग 5 to 7 मार्क्स, सिर्फ 7 कैसे 5 मार्क पहले चैप्टर के आते ही हैं जनरली, एंड वो हमने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद जनरली नहीं आता है। एंड ये ईओक्यू के बेस पे भी एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक सब क्वेश्चन जरूर आता है जिसके ऊपर हमने क्वेश्चन कर लिए। ईओक्यू का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो घर पे एक बार अच्छे से सॉल्व करके देखना, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कॉम्प्लेक्स है, तो वो आप प्रॉपर्ली घर पे करके देखोगे। बाकी दोनों नहीं भी करके देखा तो चलेगा, उसमें से वैल्यू पुट करनी है। कहीं भी कुछ भी डाउट रहता है तो यू कैन रीच आउट टू अस कमेंट्स के थ्रू एंड अदर मीडियाज प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। कुछ भी डाउट रहता है लेट अस नो। थैंक यू गाइस फॉर लविंग चार्टर स्टडीज अकेडमी। आई नो हम आपके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट कर पा रहे हैं, एंड ट्रस्ट विद दिस बॉन्ड वी विल मेक श्योर दैट यू आर क्लियरिंग योर एग्जाम्स विद फ्लाइंग कलर्स। एग्जाम क्लियर तो सर सब करते हैं, सीए के स्टूडेंट्स, सीएसए के स्टूडेंट्स एग्जामेशन लाके करते हैं। सो ऑन दिस साइड नोट लेट्स एंड दिस लेक्चर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर्स में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड जो भी आप करते हो फॉर्मेलिटीज सारी कर लेना। नेक्स्ट फैकल्टीज के भी लेक्चर्स देखो, हर रोज हम 9 बजे लाइव आ रहे हैं हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू गाइस।